हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12 चैप्टर 1 विलियन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, जिससे बनने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का प्रकार भी है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इस चैप्टर से 2024 के एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा नंबर हैं, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इससे पहले कभी भी 8 नंबर में चैप्टर से नहीं पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे बनने वाले प्रश्न किस तरीके से बनेंगे क्वेश्चन, वो सभी पैटर्न में लेकर के आया हूं। तो आपको स्टूडेंट्स ये नोट कर लेना है कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा वो है मोलरता। तो स्टूडेंट्स मोलरता से बनने वाले प्रश्न भी आपको मैं समझाऊंगा कैसे होते हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा मोलरता होता क्या है। तो मोलरता की परिभाषा आपको पता होगी स्टूडेंट्स, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा। और दूसरी है हमारे पास में मोललता। तो मोललता स्टूडेंट्स होता है 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस आपको बता दूं। मोलरता की अगर बात करें तो कहता है 1 लीटर में, और अगर हम बात करते हैं मोललता, तो मोललता कहता है स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में। दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी समझ लीजिए। पहला प्रश्न, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए, या तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन होता है मोलरता और मोललता में संबंध स्थापित कीजिए। यहां स्टूडेंट्स थोड़ा सा डाउट खा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मोलरता मोललता को पढ़ लिया, लेकिन उसमें रिलेशन किस तरीके से स्थापित करना है, तो स्टूडेंट्स वो आपको यहां पर संबंध दिखाना होता है। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा इसकी दोनों की डेफिनेशन के बारे में। तो अंतर तो आप लोग देखिए लीटर किलोग्राम से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेन जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स उसमें होता है, इसमें जो आता है वो आता है आपका ताप के साथ में। ताप के ऊपर डिपेंड करता है कि मोल ये परिवर्तित नहीं होती, जबकि मोलरता जो है वो परिवर्तित हो जाती है। ये इसको सही कर लेना आप लोग, ये इसमें डिफरेंस दिखाना, दोनों की डेफिनेशन होती है। तो इस तरीके से इससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। टॉपिक नंबर दूसरा स्टूडेंट्स मोल अंश, जिसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने स्टूडेंट्स तैयार कर लिया होगा, और आप लोग मेरे कमेंट्स में बताना अगर आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ में वीडियो देखना चाहते हैं, एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में, तो आप बता देना, कमेंट्स में जरूर बताना, तो मैं आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन आपको जो अंतिम महीने की तैयारी है उसको हम कैसे करेंगे वो आप लोगों को समझना है इस टॉपिक से। तो मोल अंश से बनने वाले प्रश्न आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 1, मोल अंश से जो बनेगा, मोल अंश किसे कहते हैं समझाइए। साधारण पूछ सकता है। दूसरा या इस तरीके से पूछ सकता है, मोललता एवं मोल अंश में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहां देखिए मोललता को मोल अंश के साथ में उठा लाया, और इसमें एक रिलेशन मतलब संबंध पूछ सकता है। तीसरा इस तरीके से पूछ सकता है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं। विलेय के मोल अंश एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट्स और आगे क्या पूछ रहा है, इसमें न्यूमेरिकल भी डाल दिया, ये भी बात ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल, यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा मोल अंश ज्ञात कीजिए। मतलब यूरिया का जो मोल अंश है वो इसमें आपको क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न। तो ये आपको वाष्प दाब, और उसमें PO माइनस PS अपॉन PO बराबर N अपॉन N प्लस कैपिटल N, मतलब विलेय का भार अपॉन कुल भार वाला जो मोल अंश का वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको वहां पर तक लिखना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल को सोल्व भी करना है। टॉपिक नंबर 3 जो है हमारा नॉर्मलता, जिसको कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न किस तरीके से पूछ लेते हैं, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न के आंसर स्टूडेंट्स आप लोग जरूर देख लेना, इसी तरीके से प्रश्न पूछ लेता है, और यही रूप है आंसर देने का। सही आंसर देंगे नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आता है हमारा टॉपिक नंबर 4, राउल्ट का नियम। जरूर तैयार कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। मतलब लिमिटेशंस की भी बात कर रहा है, इसको पूरा डिराइव करना है, उसके बाद में इसकी लिमिटेशंस भी पूछ लेता है। टॉपिक नंबर 5, हेनरी का नियम और इसकी सीमाएं। मतलब हेनरी का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखिए। ये भी आपका टॉपिक इंपोर्टेंट है। तो टॉपिक नंबर 5। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो समपरासारी विलयन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है 2024 में। आपको पता होगा समान ताप पर जिन विलयनों के परासर दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन
कहलाते हैं। और इसको आप डिराइव कर देना, कोई मुश्किल नहीं है। टॉपिक नंबर 7, परासरण अथवा परासरण दाब और प्रतिपरासरण। ये आपको पता होगा एक ही टॉपिक के हैं। मतलब परासरण जो होता है आपको अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का स्वतः बहना, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। अब परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे कहते हैं परासरण दाब। और ये कह रहा है आगे प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण मतलब परासरण दाब का उल्टा, समझ गए ना? परासरण दाब से भी अधिक दाब लगा देंगे तो ये क्रिया क्या से होने लगेगी? उल्टी होने लगेगी। मतलब अधिक सांद्रता से जहाँ कम सांद्रता की ओर हो रही थी वो कम सांद्रता से फिर अधिक सांद्रता की ओर होना शुरू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? प्रतिपरासरण हो जाएगा। ठीक है। अब जो परासरण की क्रिया होती है स्टूडेंट्स, वो किस में से होती है? वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली में से होती है। ये पता होगा कि विलायक के अणु किस में से पार निकलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के निकलते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली को भी बारे में पूछ लेता है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। जैसे एग मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो आप लोग ठीक है तैयार कर लेना है। अब हमारा टॉपिक नंबर नेक्स्ट 8, क्वथनांक का उन्नयन। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, क्वथनांक का उन्नयन। अब आपको पता होगा क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक आपको पता होगा हमेशा द्रव जितनी भी चीज होती है उनका हम क्वथनांक निकालते हैं। तो वो क्वथनांक कैसे निकालते हैं? कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है, मतलब बॉयल होना प्रारंभ कर देता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये आपकी समझ में आ गया डेफिनेशन। अब ये कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन। स्टूडेंट्स उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि से। मतलब जब क्वथनांक में वृद्धि कैसे होगी? अब वृद्धि का मतलब है कोई भी द्रव है जो जिस ताप पर उबलने लगे, जैसे पानी है, तो पानी का जो क्वथनांक कितना होता है स्टूडेंट्स? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलना प्रारंभ हो गया। अब आपने क्या किया? इसमें ला करके चीनी डाल दी। जब ये उबल रहा था तो क्या देखेंगे कि आप वो उबलना कुछ देर के लिए कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? और भी टेम्परेचर देंगे, मतलब और उसको गर्म करेंगे। तो फिर ये जो उबलना प्रारंभ होगा, मान के चलो 110 डिग्री पर जाकर के या 120 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के उबलना ये प्रारंभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर वृद्धि होगी ना क्वथनांक में। मानो 10 डिग्री सेल्सियस की भी हो सकती है, 20 डिग्री सेल्सियस की भी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक के उन्नयन से दो तरीके के प्रश्न स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को समझना है। एक तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। और एक पूछता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। दोनों का स्टूडेंट्स डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको, समझना। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक का मतलब ये है किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घुलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन बनती है। इसे केबी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए कितने में बात कर रहा था ये? 100 ग्राम में। यहां मोलर अगर शब्द की बात कर रहा है तो वो 100 ग्राम की बात करेगा, ठीक है। और मोलल की अगर बात करेगा तो वो 1000 की करेगा। ये डिफरेंस ध्यान रखना मोलर और मोलल में। तो अब इसमें क्या करता है? संबंध स्थापित की पूछ लेता है, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन में और मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आएगा m बराबर 100 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होगा, यहाँ पर स्मॉल w क्या होता है? विलेय का भार। और आपका केबी क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। एम क्या होता है आपका? मोलर द्रव्यमान होता है। डेल्टा टीबी क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। और आपका जो कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? विलायक का भार होता है। तो ये चीज़ों के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। सेकेंड है मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक की देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगी, दोनों की सेम है। वहां क्या कह रहा था? ये 100 ग्राम में कह रहा है, और यहां क्या कहेगा? बस 1000 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही क्या कहलाएगी? मोलर उन्नयन स्थिरांक। कितने में? 1000 में, बस ये, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला वही है, m बराबर यहाँ क्या करते हैं? 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। और ये स्मॉल w कैपिटल W ये सब वही हैं जो इसमें थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसमें रिलेशन पूछ लेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा हिमांक का अवनमन। तो आपको पता होगा हिम माने क्या होता है? बर्फ। मतलब किसी भी द्रव का जमने को क्या कहते हैं? हम हिमांक कहते हैं। अब ये कह रहा है हिमांक का अवनमन। अवनमन माने में होता है स्टूडेंट्स कमी से, मतलब जो हिमांक में जो जम रहा था उसमें जो कमी होती है उसको कहते हैं हिमांक का अवनमन। जिस टेम्परेचर पर भी बर्फ या जो भी चीजें जमता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन भी देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे आपका क्वथनांक के उन्नयन में था, यहां पर भी हिमांक के अवनमन में वही शब्द यूज होता है, मोलर या ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक। वहां उन्नयन था, यहां अवनमन स्थिरांक की बात करता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मोलर शब्द यहां पर भी है, मोलल शब्द यहां पर भी है। तो यहां मोलल के साथ में अवनमन की बात करेगा और वहां मोलल के साथ उन्नयन की बात हो रही थी। ये दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना। परिभाषा डेफिनेशन की बात करें तो बिल्कुल सेम, लगभग मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको करना है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स इसकी वही बन जाएगी, वो
किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मोलर या ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बाकी ये वही चीज है जो कि तो एम अणु भार होता है, के एफ, यहाँ पर वहाँ के भी था तो यहाँ के एफ ले लिया, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में होता है ना हिमांक, तो फ्रीज से डिफेंड करते हैं तो एफ ले लेते हैं। वही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, ये विलेय का भार, विलाय का भार, और डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो ये रिलेशन भी इसमें संबंध के लिए पूछ लेता है प्रश्न। और मोलर के लिए क्या करना है? मोलर के लिए बस 1000 का यूज करना है कि किसी विलाय के 1000 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी ही मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपके रिलेशन के बारे में पूछ लेगा। बाकी ये चीज जो कि तो वही है जो आप लोगों ने स्टूडेंट्स जहां तक आपने समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 10 जो अंतिम टॉपिक है, आपको पता होगा वांट हाफ फैक्टर इसको हम कहते हैं, मतलब वांट हाफ गुणांक। स्टूडेंट्स इस बार आने की संभावना इसकी 101 मतलब 101% है। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात के लिए? क्योंकि 2019 कोरोना काल से ये वाला टॉपिक हटा दिया गया था और इससे पहले कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये 2019 से लेकर अब तक परीक्षा में भी नहीं पूछा गया, तो इस साल इसको सम्मिलित किया गया इस टॉपिक को, तो ये जरूर आने की इसकी संभावना है। तो स्टूडेंट्स वांट ऑफ फैक्टर को आप लोग तैयार कर लेना अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर से आपका पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो उसका विद सॉल्यूशन दूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो केमिस्ट्री से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो चैप्टर फर्स्ट विलियन से पूछे जाएंगे, विद्युत रसायन चैप्टर से पूछे जाएंगे और रासायनिक बल गतिकी से पूछे जाएंगे। इन तीनों चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है उनका मैं आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ सेलेक्टेबल न्यूमेरिकल्स का मैं सॉल्यूशन दूंगा, तो जिसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके।